ये है टेट्राहेड्रल। ठीक, ये टेट्राहेड्रल है और इसमें इन दोनों के बीच में एंगल 109 होता है। ध्यान से सुनिएगा, 109, 109.28 मिनट। इन दोनों के बीच में भी 109, किसी भी दो को ले लो, किसी भी दो को ले लो, 109.28 मिनट है। कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। ठीक है, ये 109.28 मिनट है स्पेस में। आप कैसे भी इसको घुमा के देख लो, 109.28 मिनट है हर एक दो के बीच का एंगल। ठीक है, अब सुनो क्या होगा कहानी। तो अगर बच्चों आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। अब क्योंकि आपको ये चारों बनाने हैं तो यहाँ बीच में रख लो आप सेंटर मेटल एटम, और इन चारों को आप अगर एक को यहां रखते हो ऐसे, तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा। माइक हो गया। हाँ जी, आप नोटिस करेंगे कि जो चारों जो लिगेंड्स हैं ये एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं बेटा, एक्सिस पे नहीं आ रहे। इस बार आप नोटिस करो, आराम से देखो। आप कहोगे सर एक्सिस पे क्यों नहीं आ रहे? तो बेटा अगर आप किसी भी लिगेंड्स को एक्सिस पे ले लो, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, एक को वाई एक्सिस से मंगाओ, एक को एक्स एक्सिस से, तो आपको पता होगा ना कि दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है। दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है बताओ? 90। 90 डिग्री का बनता है। और आपने टेट्राहेड्रल में कितना एंगल बोल रखा है? 109.28 मिनट, 109.28 मिनट, 109, 109, है ना? सारे के सारे एंगल आपने 109.28 मिनट बोले हुए हैं। तो अगर आप दो एक्सिस पे बुला लोगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों चारों के चारों लिगेंड्स कोई सा भी एक्सिस पे नहीं आएगा, सब एक्सिस के बीच में से आ रहे होंगे, ताकि वो अपने आप के एंगल जो है 109.28 मेंटेन कर पाए। 109.28, 109.28, 109.28। तो बच्चों अब जो चार लिगेंड्स आ रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या वो एक्सिस पे आ रहे हैं या नॉन एक्सिस पे आ रहे हैं? नॉन एक्सिस। नॉन एक्सेस। तो अगर उनका सामना होता है डी ऑर्बिटल से, तो वो इसमें रिपल्शन पैदा करेंगे या इनमें रिपल्शन पैदा करेंगे? नॉन एक्सेल वाला। नॉन एक्सियल वाला। तो अब आप जाओगे एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार से हुई होगी। ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो कि डी जनरेट है, यानी कि अभी इन पे लिगेंड्स हमला करने नहीं आए हैं। फिर जैसे ही लिगेंड्स हमला करने आते हैं तो सबकी एनर्जी सडनली बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फील्ड में एनर्जी का बढ़ना। और फिर ये स्प्लिट होते हैं, 3 ऊपर चले जाते हैं बच्चों और 2 नीचे आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। और इस बार पूछा जाए कि T2G ऊपर गया है या EG, तो आप कहेंगे जी सर इस बार T2G वाले ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए और EG वाले ऑर्बिटल्स नीचे चले गए। यहां से इनकी जो लाइन है इसको कहते हैं बेरी सेंटर। इससे इसका जो गैप है इसको कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। देख लो यहाँ T लिखा है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। और इसको भी 10 DQ के बराबर ही माना जाता है। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है 6 DQ, सॉरी 4 DQ, और यहां से यहां तक की वैल्यू है 6 DQ। डन। और पॉइंट में करा जाए तो यहां से यहां तक का जो गैप है ये आएगा 0.6 डेल टी, और यहाँ पे आएगा 0.6 ले लो या फिर 3/5 ले लो, और यहाँ पे 2/5 डेल टी। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, आपको ये वाली वैल्यूज याद रखनी है। बेरी सेंटर क्या होता है ये याद रखना है। सिमेट्रिकल फील्ड क्या होता है? अनसिमेट्रिकल में स्प्लिटिंग होती है, सिमेट्रिकल में स्प्लिटिंग नहीं होती है। बस ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को यूज करना है। बोलिए आगे समझ टेट्राहेड्रल एक बार पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ू। चलिए उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आगे होंगे टेट्राहेड्रल में, और कैसे स्प्लिटिंग हुई है, क्यों 2 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, क्यों 3 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्यों 2 ऊपर जाते हैं, टेट्राहेड्रल में वही अपोजिट क्यों होता है, इसकी बारीकियों को आप समझ गए। अब बच्चों टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, और अब बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। सर
बेटा मैंने टेट्राहेड्रल की ड्राइंग गलत बना दी है। टेट्राहेड्रल मैंने 2 ऊपर बना दिए, 3 नीचे, गलत बना दिया मैंने। वो ऊपर आएंगे 3। ठीक है, मैं ड्राइंग को ठीक कर लूंगा। हालांकि उस पेज में मैंने जगह छोड़ी हुई थी, अब मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, गलत बना दिया मैंने, वो टेट्राहेड्रल की ड्राइंग गलत है बच्चों। हाँ, अब आगे बढ़ो, पूछो क्या पूछ रहे थे। सर यही कह रही थी। हाँ ठीक है, अब आगे सुनो बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE. Factors affecting CFSE. Now what is CFSE? Crystal field splitting energy या crystal field stabilizing energy, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। ये जो अभी आपके ब्रेक हुए थे ना, ये ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है। ये आपका EG और ये आपका T2G। तो यहां से लेके जो यहां तक है, इसको कहते हैं आप स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। यहां से यहां तक को आप कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वही लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देख लो आप, ये भी स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल फील्ड में, ये भी स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल फील्ड में, पर ये गैप बहुत कम दिख रहा होगा, ये गैप बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जब वीक आते हैं तो ज्यादा एनर्जी नहीं बढ़ती। तो ये बात आप ध्यान रखना। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये जो गैप है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या आप उसे कह सकते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज ज्यादा है तो वो इस स्प्लिटिंग को ज्यादा करवाता है। ठीक, तो एक एग्जांपल देख लो, FeH2O 6 2+ और FeH2O 6 3+, दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। एक 2+ एक 3+ है। जब इस पे चार्ज निकालोगे आयरन पे तो 3+ आएगा, इस पे चार्ज निकालोगे तो 2+ आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। तो भैया जिसका चार्ज ज्यादा, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज यहाँ पे 3+ है और यहाँ पे 2+ है, तो इसका चार्ज ज्यादा, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, तो लिंक रिलेशन क्या लिख सकते हो, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, तब आपको ज्यादा फील आएगा। फिलहाल तो आप बस इनकी प्रॉपर्टीज को सीखते जाइए। भाई ये 2+3+ दिया हुआ है आपको, गिवन है। हाँ, अलग अलग होते हैं ना कॉम्प्लेक्स। बढ़े आगे बच्चों, ये फैक्टर पढ़ के आ जाओ एक बार। ये पहला फैक्टर है, इसको पढ़ के आ जाओ। और दूसरा फैक्टर भी पढ़ाना, दूसरा फैक्टर मैंने पढ़ा दिया आपको। पहला और दूसरा दोनों फैक्टर पढ़ के आ जाओ। दूसरे फैक्टर में लिगेंड्स वाला है, WFL और SFL, और पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने दोनों पढ़ा दिए, एक बार पढ़ाओ। दोनों पढ़ के रेज योर हैंड, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे करना है।
सर चार्ज बढ़ने से एनर्जी क्यों बढ़ रही है? चार्ज बढ़ने से लिए बढ़ रही है क्योंकि बेटा चार्ज ज्यादा हो जाता है ना, तो लिगेंड्स को बहुत जल्दी बुलाता है अपने पास। जेड इफेक्टिव करके एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा जल्दी लिगेंड्स को बुलाएगा, और जब जल्दी लिगेंड्स आएंगे ना तो उस केस में ज्यादा रिपल्शन पैदा करेंगे। ओके सर। होपफुली दोनों फैक्टर आपको समझ आ गए। अब तीसरा फैक्टर क्या है इसमें? जेड इफेक्टिव। ये तो जेड इफेक्टिव को मैंने सिखा दिया था ना, सिखा दिया था, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, जेड इफेक्टिव समझ आ जाएगा, सिखा रखा है मैंने, पढ़ के देखो आप। डाउन द सीरीज जाने पर 4D और सर वो 5D में न्यूक्लियर Z चार्ज वाला, न्यूक्लियर चार्ज हाँ वाला ना। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो उसके लिए सारे लिगेंड्स एसएफएल का काम करते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है। और 3D सीरीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 3D सीरीज में यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक जब आप जाते हैं इस तरीके से, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो सीएफएससी भी बढ़ेगा। बस तीसरा फैक्टर भी आपको पढ़ा रखा है, एक बार देख लो। पांचवा देखना क्या है? पांचवा देखो, चौथा। चलिए बच्चों स्क्रीन पे ध्यान दो, आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ फटाफट। तो आज हमने स्क्रीन पे आ गए, देखो आज हमने सीएफटी में और सीएफटी के पोस्टुलेट्स को समझा, फिर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, कौन से ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे कौन से नीचे, और टेट्राहेड्रल में कौन से ऊपर जाएंगे कौन से नीचे, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी की किस तरीके से आपको इन स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है इसको कम ज्यादा कर सकते हो। पहला फैक्टर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा फैक्टर वीक फील्ड लिगेंड या फिर एसएफएल, ठीक, और तीसरा फैक्टर क्या था? जेड इफेक्टिव। चौथा जो लिखा हुआ है मैंने, ये एनसीईआरटी में नहीं है इतना, ठीक है, एनसीईआरटी में सीधा रिलेशन यूज किया गया है, तो हम चौथे पॉइंट को जो है कल पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, कल फिर से 2 बजे बैच होगा, कल हम इसको और आगे करेंगे। आप पढ़ते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, लिगेंड्स को उनकी नेमिंग को प्रैक्टिस करिए, वीबीटी वर्नर इन सबको प्रैक्टिस करते रहिए। 5 असाइनमेंट्स भेजे हैं, क्वेश्चंस करते रहिए ताकि आपके माइंड में रहे। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पढ़ने आ जाएंगे, तो बेटा आपको बहुत कम समझ आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, उतना जल्दी समझ आएगा और उतना जल्दी चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, बाय, गुड आफ्टरनून।